हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृषि वैली यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर अरुण कातियन वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ वीट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे एंड दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। अगर आपने वीट प्रॉब्लम लेक्चर 1 यानी पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इफ़ यू आर विजिटिंग in this channel first time, then please subscribe and press the bell icon and like and share the video too. Before starting the topic, I have question for you, and the question is, what is the tag color of certified seeds? Options हैं blue, white, yellow, red. तो certified seeds का tag color क्या होता है ये आपको आंसर करना है। If you know the right answer of the question, then comment your answer in the comment section. सो गाइस, इस वीडियो में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर को, हम स्टार्ट करेंगे वीट कंट्रोल से। बट इससे पहले पार्ट 1 में हमने जो कवर करा था उसका हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या क्या पॉइंट्स उसमें कवर करे थे। उस वीडियो में हमने कवर करा था व्हाट आर वीट्स, वीट टर्म क्या होता है, वीट का जो टर्म है जैथरो टुल ने दिया था। वीट क्या होते हैं? दे आर नॉक्सियस एंड अनडिजायरेबल प्लांट्स विच ग्रो आउट ऑफ देयर प्लेस, आउट ऑफ देयर टाइम। उसके बाद हमने वीड्स का इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन होता है वो डिस्कस करा था। डिफरेंट टाइप्स के वीड्स हैं वो डिस्कस करे थे। दैन वी ऑल्सो स्टडी अबाउट द कंपटीशन, क्रॉप वीट कंपटीशन। किस तरह से जो वीड्स होते हैं वो क्रॉप के लिए कंपटीशन क्रिएट करते हैं फॉर न्यूट्रिएंट, वाटर, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम वीड्स आर देयर विच कॉज एलोपैथिक इफेक्ट। उसके बाद हमने वीड्स के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, उनका जो डिसेमिनेशन और मल्टीप्लिकेशन होता है वो कैसे होता है वो सब हमने कवर करा था पार्ट 1 में। इस वीडियो में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर वीट कंट्रोल से शुरू करने जा रहे हैं। वीट कंट्रोल के क्या मेथड्स होते हैं, किन किन मेथड्स के हम वीट कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेजर जो मेथड्स हैं देयर आर 2 मेथड्स। 2 मेथड्स के थ्रू हम वीट को कंट्रोल करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ द प्रिवेंटिव मेथड्स एंड द अदर वन इज़ क्यूरेटिव मेथड। क्यूरेटिव मेथड्स का एक नाम और है दैट इज़ रेमिडियल मेथड, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। रेमिडियल मेथड या क्यूरेटिव मेथड्स क्या होते हैं। तो प्रिवेंटिव मेथड्स में भी अगेन जो मेजर मेथड्स होते हैं जिनसे हम वीट को प्रिवेंट कर सकते हैं, वीड आए ना, प्रिवेंट करना, उसकी एंट्री को ही रोक देना, दैट इज़ द प्रिवेंटिव मेथड्स। इसमें भी अगेन हमारे जो 4 मेथड्स होते हैं, प्रिवेंटिव मेथड्स में 4 डिफरेंट मेथड्स आते हैं। क्यूरेटिव मेथड में जो ब्रॉडली जो है क्यूरेटिव मेथड, उसमें 2 मेथड्स हमको पढ़ने हैं, इरेडिकेशन एंड कंट्रोल। कंट्रोल में भी अगेन हम कौन से मेथड्स किससे कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि कंट्रोल करने की भी 3 अलग अलग स्ट्रैटेजी हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास कल्चरल कंट्रोल मेथड्स, एक होता है बायोलॉजिकल मेथड, और जब दोनों से बात नहीं बनती तो हम जाते हैं तीसरे मेथड में दैट इज़ केमिकल मेथड, जहां हम केमिकल्स का यूज़ करके वीड्स को कंट्रोल करते हैं। तो अभी हम इन सब मेथड्स को 1 बाय 1 अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले प्रिवेंटिव मेथड में 2 डायमेंशंस आती हैं यहाँ पे, टाइम और स्पेस को लेके। टाइम और स्पेस को लेके जो दो डायमेंशंस हैं प्रिवेंटिव मेथड्स के अंदर, इसको समझते हैं। टाइम में क्या होता है? टू प्रिवेंट द इन्फेस्टेशन प्रियर टू वीट जर्मिनेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम में क्या होता है कि हम समय देखते हैं कि वीट जर्मिनेट नहीं हुआ है, अभी जो वीड्स है, वीट के सीड प्रॉपर जर्मिनेट नहीं हुए हैं, उससे पहले अगर हम कुछ ऐसे मेथड्स लगाएं जिनसे हम कंट्रोल कर सकें, तो ये जो होगा ये टाइम डायमेंशन के अंदर कवर होता है। सेकंड डायमेंशन जो है स्पेस का, उसमें हम देखते हैं टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन और स्प्रेड टू अ न्यू एरिया, कि हमारा जो वीड्स है वो कहीं नए एरिया में जाके स्प्रेड ना हो जाए। क्योंकि वीड्स जो होते हैं अगर हमको कट भी करते तो उनमें एक रीजनरेटिंग एबिलिटी रहती है। तो हमें ध्यान रखना है मेक श्योर कि जो वीड है उसका कोई भी सीड या कोई भी ऐसा पार्ट जो प्रोपोग्यूल है वो कहीं नए एरिया में जाके स्प्रेड ना हो जाए। तो टाइम और स्पेस ये 2 डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखती हैं प्रिवेंटिव मेथड के लिए। टाइम में हम देखते हैं जर्मिनेशन से पहले वीट को कैसे प्रिवेंट करना है, और स्पेस में देखते हैं कि हम नए एरियाज तक वीट को ना फैलाएं। तो ये इंपॉर्टेंट जो है प्रैक्टिसेस होती हैं वीट में प्रिवेंटिव मेथड्स के लिए। अब प्रिवेंटिव मेथड्स में भी अगेन जो 4 डिफरेंट मेथड्स हम बोल रहे हैं कि इसमें हमें 4 डिफरेंट मेथड्स को स्टडी करना है, तो वो 4 मेथड्स क्या हैं? पहला मेथड आता है हमारा क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मतलब हम क्रॉप को इस तरह से मैनेज करें, इस तरह से रेगुलेट करें कि वीड्स को ग्रोथ के लिए स्पेस ही न रहे। जैसे इसमें आता है यूज़ ऑफ विग्रस एंड फास्ट ग्रोइंग वेराइटीज़। अर्लियर वीडियो में हमने देखा था जो वीड्स होते हैं वो कितने ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग होते हैं। अगर कोई ऐसा फील्ड है जहाँ पे क्रॉप भी है, वीड भी है, तो इट इज़ ऑफकोर्स कि वीड्स की ग्रोथ जल्दी फास्ट होती है, क्योंकि वीड्स जो होते हैं सॉइल में से न्यूट्रेंट लेते हैं, मॉइस्चर को अपटेक करते हैं, बहुत फास्टली उनकी ग्रोथ होती है। तो हमको ध्यान रखना है कि हम ऐसी क्रॉप
लें जो खुद ही बहुत ज़्यादा विग्रस हो और जल्दी फास्ट ग्रोइंग हो, यानी वीट को मौका ही ना मिले ग्रो करने का। तो एक मेथड हमारा ये हो गया है। इसमें दूसरी प्रैक्टिस आती है प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। नेक्स्ट है बेटर इरिगेशन प्रैक्टिसेस। इरिगेशन प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वीड्स को इरेडिकेट करने में। आफ्टर दैट प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन भी बहुत मस्ट होना चाहिए। अगर हम एक ही क्रॉप को फील्ड में ग्रो करेंगे तो वीट का जो प्रॉब्लम है इन्फेस्टेशन का, वो वीट का जो चांसेस है वो ग्रो करने का वो ज़्यादा रहेगा, इसलिए क्रॉप रोटेशन हम फॉलो करते हैं। और क्रॉप रोटेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ लेग्यूमिनस क्रॉप। जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं, जो लेग्यूम्स होती हैं, दलहन फसलें, उनको हम यूज़ करते हैं बिकॉज उससे तो एक तो होता है सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी प्रॉपर मेंटेन रहती है और सॉइल में जो फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो लेग्यूम्स को बहुत ही इंक्लूड करा जाता है क्रॉप रोटेशन में बिकॉज दे आर वेरी मच प्रॉफिटेबल। इसके अलावा हायर प्लांट पॉपुलेशन हमेशा हाई होनी चाहिए। पॉपुलेशन अगर डेंसिटी हाई होगी प्लांट्स की तो वीट के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं रहेगा। एंड नेक्स्ट इज effective prevention of weed seeds production both in cropped and non-cropped area। तो ये मेथड्स थे हमारे क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के। इसके बाद सेकंड हमारा जो मेथड आता है दैट इज़ द यूज़ ऑफ वीट फ्री क्रॉप सीड्स। स्टार्टिंग में ही हमको एकदम शुरू में जब हम क्रॉप को की सोइंग करते हैं तो हम सीड को हम प्रॉपरली वीट फ्री बनाएं, यानी उसमें कोई भी वीड ना हो, हम प्रॉपर सीड्स को अच्छे से प्रोक्योर करें। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट मेथड्स आते हैं इसमें आता है क्लीनिंग एंड टेस्टिंग। तो सीड्स हम जहाँ से लेकर आए हैं, जिस सोर्स से हमने सीड लिए हैं, दैट मेक श्योर कि वो क्लीन है और उसकी प्रॉपर टेस्टिंग हो रखी है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है सेपरेटिंग क्रॉप सीड्स बाय सेपरेटर। सेपरेटर बेसिकली एक मशीन होती है जो कि जो क्रॉप और वीड हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। दैन एम्प्लॉइंग क्लीन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं फील्ड में वो क्लीन हो। अगर कोई हम ऑपरेशन ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं जहाँ पे उस इक्विपमेंट्स में या उस इम्प्लीमेंट में वीड्स का कोई भी पार्ट आ चुका है और उसके बाद हमने उसको अनक्लीन करके अगेन यूज़ करा एक हेल्दी प्लांट के संग, तो वीड का जो सीड है वो भी वहाँ ट्रांसमिट हो सकता है। तो मेक श्योर इक्विपमेंट्स क्लीन होने चाहिए। दैन यूजिंग वेल डिकम्पोज वीड फ्री फार्म यार्ड मेन्योर एंड कंपोस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो फार्म यार्ड मेन्योर होता है और कंपोस्ट होता है वो वेल डिकम्पोज ही होना चाहिए। आफ्टर दैट यू कैन यूज दिस। देन नेक्स्ट इज अडॉप्टिंग मेजर्स टू प्रिवेंट कैरिंग ऑफ वीड सीड्स एंड प्रोपिग्यूल्स। तो ये तो कॉमन सा मेथड है कि हम खुद ही ऐसे वीड्स के सीड और प्रोपिग्यूल्स को ना उनको ऐड करें, उनको प्रिवेंट करें। तो ये कुछ मेथड्स है जिससे हम अपने सीड में वीट को एंटर करने से रोक सकते हैं। तो पहला तो हमारा था क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ऐसी क्रॉप्स को लें जो बहुत ज़्यादा विग्रस हों, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हों एज़ कम्पेयर टू वीड्स। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि वीड्स में जो हमारी जो मेन क्रॉप का सीड है उसमें वीड ऐड ही ना हो, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी थी। इसके बाद आता है सीड सर्टिफिकेशन। हमेशा जो हम सर्टिफाइड सीड्स होते हैं उन्हीं को यूज़ करना चाहिए बिकॉज दे आर क्लीन एंड दे आर प्योर। आफ्टर दैट द लास्ट वन इज़ द वीड लॉज। ये बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल इंडिया में तो नहीं है, बट कुछ स्टेट हैं स्पेशली एक्सेप्ट कर्नाटका, ये और कहीं नहीं देखा जाता, ठीक है। देयर इज़ नो वीड लॉ इन इंडिया एक्सेप्ट कर्नाटका। कर्नाटका के अलावा जो वीड लॉज हैं वो कहीं पे भी फॉलो नहीं होता। और कर्नाटका में जो वीड लॉ फॉलो होता है दैट इज़ फॉर पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, जिसको नॉक्सियस वीड भी डिक्लेयर करा गया है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में डिस्कस करा है नॉक्सियस वीड्स क्या होते हैं। पार्थेनियम को ही हम नॉक्सियस वीड डिक्लेयर कर रखा है। तो जो वीड लॉ है दिस इज ओनली फॉर पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। नेक्स्ट ऑप्शन होता है आफ्टर प्रिवेंशन दैट इज द क्यूरेटिव मेथड और ऑल्सो नोन एज रेमीडियल मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है, जो रेमीडियल मेथड होता है रेमीडियल मेथड में क्या होता है कि हम वीड्स को दो मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं, इरेडिकेशन करके या फिर कंट्रोल करके। नाउ फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इरेडिकेशन मेथड। इरेडिकेशन मेथड में क्या होता है, इसमें दो इंपॉर्टेंट मेथड्स आते हैं। अगेन इरेडिकेटिंग मेथड में दो हैं। फर्स्ट वन इज destroying the species at the initial stage of introduction and before it produce any propagule or enforce its regenerative capacity, that is at early stage
ऑफ द ग्रोथ। यानी वीड्स जब अपनी शुरुआत की स्टेज में होता है, इनिशियल स्टेज में होता है, हमें उसको उसी स्टेज में क्या करना है, ख़त्म करना है, डिस्ट्रॉय करना है एट एनी हाउ। सेकेंड होता है डीजनरेटिंग द बरीड डॉर्मेंट बट वाइबल सीड्स बाय फ्यूमिगेशन, फ्लडिंग, हीट एंड अदर मेथड्स। दूसरे में हमने देखा कि जो उनके डॉर्मेंट्स पार्ट रह जाता है, यानी डॉर्मेंट सीड। अब डॉर्मेंट सीड का मतलब ये नहीं है कि उस सीड में कुछ नहीं है, डॉर्मेंट सीड का मतलब है कि वो स्टिल अलाइव है, ठीक है, वाइबल है वो। दो सीड्स में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, सीड डोमेंसी एंड सीड वाइबिलिटी, ठीक है। तो अगर कोई सीड डॉर्मेंट है, इट डजेंट मीन्स कि वो ख़राब हो चुका है, वाइबल नहीं है, वो स्टिल वाइबल रहता है। तो उस डॉर्मेंट स्ट्रक्चर को भी हम, डॉर्मेंट सीड्स को भी कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, फ्यूमिगेशन करके, फ्लडिंग करके, हीटिंग करके, और बहुत से मेथड्स होते हैं, कुछ ना कुछ करके हम उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। तो ये दो मेथड होते हैं इरेडिकेशन के। इरेडिकेशन में भी स्टिल हम वीड्स जो हैं वो अपनी इनिशियल स्टेज में ही होता है, हमें उसको ख़त्म करना होता है। जैसे डॉर्मेंट सीड है तो उसको ख़त्म करना है, ये होता है इरेडिकेशन का मेथड। नेक्स्ट मेथड आता है इसमें कंट्रोल का मेथड, और कंट्रोल में भी अगेन 3 टाइप्स होते हैं, कल्चरल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड एंड लास्ट वन केमिकल मेथड। अगर हमसे कभी भी कंट्रोल करने के बारे में कोई पूछता है तो हम बेसिकली सबसे पहले कल्चरल मेथड्स पे जाते हैं, क्योंकि कल्चरल मेथड आर वेरी सिंपल। इनको अगर हम प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तो हमारी वीट की प्रॉब्लम बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है। अगर फिर भी नहीं काम बनता तो हम बायोलॉजिकल मेथड में जाते हैं और मेक श्योर कि इन दोनों से अगर काम नहीं बनता तभी हमको केमिकल्स को प्रेफर करना है, अदरवाइज केमिकल्स को हमको अवॉइड ही करना होता है, बिकॉज दे आर वेरी हार्मफुल नॉट ओनली अवर सॉइल बट ऑल्सो अवर होल बायोलॉजिकल सिस्टम। तो कल्चरल मेथड को हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। फर्स्ट है हमारा कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड में भी जो डिफरेंट मेथड्स हैं, फर्स्ट है यहाँ पे मैकेनिकल और फिजिकल मेथड, देन आफ्टर क्रॉपिंग एंड कम्पिटेटिव और इकोलॉजिकल मेथड्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। इसमें हमको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है जो हमारा फिजिकल मेथड होता है, मैकेनिकल और फिजिकल मेथड, उसके बारे में हमको पहले डील करना है। तो जो मैकेनिकल फिजिकल मेथड होता है उसमें हमारा क्या आता है, हैंड वीडिंग आता है सबसे पहले। तो हैंड वीडिंग क्या होती है, जो हम खुद से हैंड वीडिंग करते हैं ना, कभी कभार जो हमारे फील्ड होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उसमें हम हैंड वीडिंग जो है कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू फॉर डूइंग हैंड वीडिंग। अब हैंड वीडिंग हम कैसे करते हैं, जनरली कोई भी फील्ड है हमने क्रॉप लगाई, उसमें 2 to 4 हैंड वीडिंग रिक्वायर होती है, और हम हैंड वीडिंग को रिपीट भी करते हैं 15 to 20 डेज़ के हिसाब से, जब हम देखते हैं कि वीट की प्रॉब्लम है या नहीं फील्ड में। तो 15 to 20 डेज़ में हमको हैंड वीडिंग रिपीट करनी होती है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ ड्रिगडिंग। ड्रिगडिंग में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल फोर्स टू रिमूव द वीड्स अलॉन्ग विद देयर रूट्स एंड राइजोम। वीड्स जो होते हैं जब हम उसको रिमूव करते हैं तो हम उसका रूट्स और राइजोम को भी रिमूव करते हैं, दैट मेथड इज कॉल्ड ड्रिडिंग। एंड नेक्स्ट वन इज चेनिंग। चेनिंग में क्या होता है, जो फ्लोटिंग वीड्स होते हैं, स्पेशली जो एक्वेटिक वीड्स होते हैं, उनको रिमूव करने के बोलते हैं चेनिंग। जैसे वाटर हाइसिंथ होता है, उसके लिए अगर हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, चेनिंग मेथड। तो चेनिंग इज ओनली फॉर एक्वेटिक और फ्लोटिंग वीड्स। अदर फिजिकल मेथड्स जो आते हैं यहाँ पे, हैंड होइंग, डिगिंग, स्पूडिंग, टिलेज, मूविंग, मल्चिंग, फ्लडिंग, क्लिपिंग, बर्निंग एंड चिलिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल मेथड्स हैं जिनसे वीड को रिमूव करना पॉसिबल होता है। तो इन 3 मेथड्स के बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स भी हमने देख लिए वीड को रिमूव करने के लिए, हैंड वीडिंग, ड्रिगडिंग एंड चेनिंग। नेक्स्ट इसमें आता है क्रॉपिंग एंड कम्पिटेटिव क्रॉप हस्बेंड्री या फिर इकोलॉजिकल मेथड। तो कल्चरल के 2 होते हैं, ठीक है। सेकेंड वाले में जो हम यूज़ करते हैं मेथड्स, उसमें फर्स्ट वन इज़ द सिलेक्टिव स्टिमुलेशन ऑफ क्रॉप। सिलेक्टिव स्टिमुलेशन ऑफ क्रॉप ये एक मेथड आता है। देन बुशिंग कल्टिवेशन आता है, स्टेल सीड बेड टेक्निक आता है। तो बुशिंग कल्टिवेशन में क्या होता है, बुशिंग कल्टिवेशन में हम वीड्स को पहले तो ग्रो करने के लिए अलाउ कराएंगे, उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। मींस प्लोइंग ऑफ फील्ड इन द स्टैंडिंग क्रॉप, यानी जब हमारी क्रॉप स्टैंडिंग क्रॉप की पोजीशन में होती है, यानी जब हमारी फील्ड में फसल लगी होती है, स्टैंडिंग क्रॉप होती है, उस टाइम पे हम प्लोइंग कर देते हैं फील्ड में, और उस टाइम पे हम वीड्स को थोड़ा सा क्या करते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप में जब हम प्लोइंग करते हैं तो इससे क्या होता है कि वीड्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो वीड्स को एक कंट्रोल करने का मेथड होता है बुशिंग कल्टिवेशन। इसके बाद आता है स्टेल सीड बेड टेक्निक। स्टेल सीड बेड टेक्निक में होता है वीड्स को हम ग्रो कराते हैं पहले, उसके बाद हम उसकी ग्रोथ को रिड्यूस करते हैं। स्टेल सीड बेड टेक्निक में होता है वीड्स आर अलाउड टू जर्मिनेट। हम वीड्स को क्या करेंगे,
जर्मिनेट करने देंगे, वीड्स को जर्मिनेट करने देंगे प्रॉपरली बाय वेटिंग और रेन, उसको प्रॉपर वाटर सप्लाई मिलती रहेगी तो वो जर्मिनेट करेगा। ठीक है, कहीं से भी उसको पानी मिल जाएगा, रेन के थ्रू या इरिगेशन के थ्रू उसको पानी मिला और जर्मिनेट करेगा। आफ्टर दैट हम उसको क्या करेंगे, टिल्ड कर देंगे। ठीक है, बिफोर सोइंग द मेन क्रॉप, हमारी जो मेन क्रॉप होती है एग्जांपल राइस की सोइंग से पहले हम उसको टिलेज करके टिल्ड करके उसको वीट को किल कर देंगे। दैट टेक्निक इज नोन एज स्टेल सीड बेड टेक्निक। इसके बाद आता है हमारा क्रॉप रोटेशन। ठीक है, क्रॉप रोटेशन हमने पहले भी पढ़ा था, क्रॉप रोटेशन का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में आता है क्रॉप रोटेशन। उसके बाद समर फैलोइंग में हम क्या करते हैं, समर सीजन में स्पेशली जून जुलाई के जो मंथ होते हैं उस टाइम पे हम समर फैलोइंग करते हैं ताकि सॉइल में जितने भी वीड्स के जो सीड्स हैं वो अपना आप किल हो जाएं हीट की हेल्प से। देन कम्पिटिटिव क्रॉपिंग्स, आफ्टर दैट क्लीन कल्टीवेशन फॉलो कर सकते हैं। क्लीन कल्टीवेशन में वही आता है कि हम सीड्स जो लेते हैं कहाँ से लें, सीड सर्टिफाइड होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, वीड्स का कोई भी सीड्स में एंटर ना हो। ठीक है, ये होता है हमारा क्लीन कल्टीवेशन। देन द लास्ट वन इज सुटेबल टाइम एंड मेथड ऑफ प्लांटिंग क्रॉप। हमेशा प्लांटिंग जो करते हैं क्रॉप्स की वो टाइमली करनी चाहिए। बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं आजकल जो लेट सोन होती है, अर्ली सोन होती है। ये अर्ली और मिड लेट जो वेराइटीज़ आती हैं वो इसीलिए आती हैं ताकि हम अपने अकॉर्डिंगली अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से वीड्स जो हमारी मेन क्रॉप्स हैं उनको कल्टीवेट कर सकें। तो ये सारा जो मेथड थे ये आता है हमारा क्रॉपिंग एंड कम्पिटिटिव क्रॉप इकोलॉजिकल मेथड्स के अंदर। अब नेक्स्ट हमारा मेथड आता है बायोलॉजिकल मेथड। कल्चरल मेथड के बाद जो बायोलॉजिकल मेथड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से क्लियर है। बायोलॉजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं लाइक कुछ क्रॉप प्लांट्स, पैरासाइट, प्रीडेटर और पैथोजेंस का यूज़ करके कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जिससे हमारे वीड्स की प्रॉब्लम रिड्यूस हो सकती है। तो इसमें जो मेन चीज़ होती है वो क्या होता है, पैरासाइट, प्रीडेटर्स या पैथोजन को यूज़ करने से पहले एक इंपॉर्टेंट टेस्ट करा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टारवेशन टेस्ट। ओके, स्टारवेशन टेस्ट हम इसलिए करते हैं किसी भी पैरासाइट पैथोजन का ताकि जो ये पैथोजन है या पैरासाइट है ये हमारी नॉन टारगेट फ्लोरा जो होती है, नॉन टारगेट फ्लोरा यानी कह सकते हैं कि हमारी मेन क्रॉप को अफेक्ट ना करे, इसलिए हम स्टारवेशन टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कराते हैं। आफ्टर दैट हम उसको यूज़ कर लेते हैं अपने वीड्स की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल मेथड में तो वो आती है इंसेक्ट जो होते हैं, हमारे कीड़े मकोड़े जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहली बार जो स्टडी करी गई थी वीड्स को कंट्रोल करने की बाय द इंसेक्ट वो 1920 में स्टार्ट हुई थी और वो प्लेस थी हवाई आइलैंड। ठीक है, अराउंड ये स्टार्ट करी गई थी स्टडी। और ये जो एक वीड है लेंटेना कमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीड है। ये वीड जो था इंट्रोड्यूस्ड हुआ था हवाई आइलैंड में अराउंड 1860 और इसको किस तरह से हम इंसेक्ट को इन्वॉल्व करके कैसे कंट्रोल करना है लेंटेना कमारा को, ये स्टडी सबसे पहले कंडक्ट हुई थी 1920 में। तो ये बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहले कौन सा बायोलॉजिकल एजेंट है जो यूज़ हुआ था वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, आंसर इज इंसेक्ट्स। और कौन सा वीड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ हुआ था, दैट इज लेंटेना कमारा। और किस प्लेस में हुआ था, हवाई आइलैंड्स में, और कंट्रोल करना स्टार्ट हुआ था 1920 साल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेंटेना कमारा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस लेंटेना कमारा की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत बढ़ने लगी थी। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ कि 2 बीटल्स देखे गए और वो 2 बीटल्स जो हैं ऑक्टोटोमा स्क्रैबीपेनिस एंड व्रोपटेला ग्रेडेलिस। सो रिमेंबर दीज 2 बीटल नेम्स, ये जो बीटल के नेम है ऑक्टोटोमा स्क्रैबीपेनिस एंड व्रोपटेला ग्रेडेली, ये दोनों ही लेंटेना कमारा को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करे गए थे ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना में भी क्या था कि वीड है ओपोन्शिया। ठीक है, ओपोन्शिया बहुत ही इंपॉर्टेंट वीड है जिसको कॉमनली प्रिकली पियर वीड भी कहा जाता है ओपोन्शिया को। तो अर्जेंटीना में ओपोन्शिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इम्पॉर्टेंट जो इंसेक्ट हैं, 2 इंसेक्ट थे, कैक्टोब्लास्टिक एंड डेक्टाइलोपियस ओपोन्शिया। ठीक है, ये 2 इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स थे जो कि ओपोन्शिया को कंट्रोल करने के लिए यूज़ हुए थे। आफ्टर दैट एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है श्री चंद्रशेखर लुहमी। इन्होंने डिस्कवर करा था एक बग इन द ईयर 1975। ओके,
तो श्री चंद्रशेखर लोमी ने एक बर्ड को डेवलप करा था, डिस्कवर करा था, और ये बग जो था क्या काम कर रहा था, क्योंकि बग भी इंसेक्ट है, तो ये इस बग ने क्या करा था, जो भी लंटाना का हमारा वीट था उसको डिस्ट्रॉय करा था, और ये प्लेस थी नैनीताल। तो यहाँ पे यूज़ हुआ था बग लंटाना कैमेरा के डिस्ट्रॉय करने के लिए। आफ्टर दैट ये जो ओपोन्शिया था, जिसको हम प्रिकली पियर वीड भी बोलते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स और देखे गए, जो कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में देखे गए। दो इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट हैं, डेक्टाइलोपियस इंडिकस एंड डेक्टाइलोपियस टोमेंटोटस। ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं जो कि प्रिकली पियर को कंट्रोल करते हैं महाराष्ट्र तमिलनाडु में। आफ्टर दैट पार्थीनियम को कैसे कंट्रोल करना है, पार्थीनियम जो कि नॉक्सियस वीड है, रिमेंबर दैट, डोंट फॉरगेट कि पार्थीनियम एक नॉक्सियस वीड है, इसको कांग्रेस ग्रास या कांग्रेस वीड भी कहा जाता है। इसके लिए जो इंसेक्ट यूज़ हुआ दैट नेम इज ज़ाइगोग्रामा बाइकोलोराटा। तो ये ज़ाइगोग्रामा बाइकोलोराटा है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट विच कंट्रोल द पार्थीनियम वीड। ओके, ये आपको याद रखना है। एंड दिस ज़ाइगोग्रामा बाइकोलोराटा इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1983 फ्रॉम मैक्सिको बाय IIHR बेंगलोर। तो इतना ज़्यादा डिटेल नहीं याद रखनी, इतना याद रखनी कि पार्थीनियम को कंट्रोल करने के लिए ज़ाइगोग्रामा बाइकोलोराटा बायोलॉजिकल एजेंट होता है, दैट इज ये एक इंसेक्ट है। आफ्टर दैट एलिगेटर वीड होता है, अल्टरनेंथेरा फिलोक्सिराइड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वीड है, एलिगेटर वीड इसको बोला जाता है। ये एक तरह का एक्वेटिक वीड है, पानी में रहता है। ठीक है, पानी में पाया जाता है, दैट इज वाई एक्वेटिक वीड। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है या बायोलॉजिकल एजेंट है, दैट इज एगैसिकल्स हुग्रॉन हुल्वा। यहाँ पे क्लियर आप देख सकते हैं, एगैरिकल जो एलिगेटर वीड है उसके लिए होता है एगैसिकल हुग्रॉन हुल्वा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट एक दो बार आप रिपीट करेंगे तो ईजिली आपको लर्न हो जाएंगे। तो ये जो हमने इंपॉर्टेंस पढ़े थे, ये इंसेक्ट के पढ़े थे, यानी सारे जो बायोलॉजिकल मेथड्स में हम यूज़ करें इंसेक्ट को करा। जैसे हमने लेंटाना कमारा के लिए बहुत सारे इंसेक्ट यूज़ करे, जैसे ऑक्टोटोमा स्क्राइबिपेनिस, विरोपेल्टा ग्रिडेलिस। ठीक है, डेक्टाइलोपियस ओपोन्शिया हो गया। ये सारे जो हैं बायोलॉजिकल मेथड्स में इंसेक्ट का रोल जो होता है यहाँ पे वो दिखाई दिया। अब हम यूज़ करते हैं फंगस जो होती है हमारी फंजाई, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं वीड्स को रिड्यूस करने के लिए। तो फंगस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट वीड है दैट इज़ वाटर हाइसिंथ। ये भी एक तरह का एक्वेटिक वीड होता है, इसका साइंटिफिक नेम है इकोनिया क्रैसिपिस। ठीक है, तो वाटर हाइसिंथ जो है इकोनिया क्रैसिपिस, इसके लिए हम जो फंगस यूज़ करते हैं दैट इज़ राइजोक्टोनिया ब्लाइट। राइजोक्टोनिया ब्लाइट फंगस है जो कि वाटर हाइसिंथ को कंट्रोल करती है। इकोनिया क्रैसिपिस बाय अल्टरनेरिया इकोमिया, तो ये अल्टरनेरिया इकोमिया फंगस से भी कंट्रोल हो जाता है। वाटर हाइसिंथ क्या है, सबसे पहले तो वीड है इंपॉर्टेंट, ये पता है हमको। वाटर हाइसिंथ वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया एज ऑर्नामेंटल प्लांट इन द ईयर 1896 फ्रॉम ब्राज़ील। तो ये इंट्रोड्यूस वीड है हमारी इंडिया में। ठीक है, ये याद रखना है। वाटर हाइसिंथ जो है एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट इंडिया में लाया गया था 1896 में ब्राज़ील की तरफ से। लेकिन आज की डेट में जो इसकी ग्रोथ है इतनी ज़्यादा फास्ट है कि हमारी मेन क्रॉप इसके सामने कंपटीशन क्रिएट कर रहा है कि क्रॉप के साथ, तो दैट इज़ वाई ये वीड बन चुका है। तो आज की डेट में इसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और आज की डेट में हम वाटर हाइसिंथ को कंट्रोल करने के लिए राइजोक्टोनिया ब्लाइट या फिर अल्टरनेरिया फंगस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट ओपोन्शिया हमने पढ़ा था, ओपोन्शिया जो फंगस ओपोन्शिया तो वीड है। ठीक है, ओपोन्शिया एक वीड है जिसको हम प्रिकली पियर बोलते हैं। इसके लिए हम जो फंगस यूज़ करते हैं दैट इज़ फ्यूजेरियम। ओके, दैन रिपीटेड ग्रेजिंग ऑल्सो कंट्रोल द वीड, डक्स डिस्ट्रॉय फ्लोटिंग वीड्स, पिग्स डिग्योर अंडरग्राउंड स्टोरेज टिश्यूज़। तो ये तो हमने इंसेक्ट और फंगस का पढ़ लिया। इसके बाद जो हम ग्रेजिंग करते हैं ना, एनिमल के थ्रू जो ग्रेजिंग कराते हैं वो भी वीड्स को कंट्रोल करते हैं। डक्स भी वीड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, पिग्स भी वीड को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। दैट इज़ वाई दे ऑल्सो कम अंडर द बायोलॉजिकल मेथड। बट हमने जो इतना बायोलॉजिकल मेथड की बात कर रहे हैं जिसमें हम इंसेक्ट, फंगस और दूसरे एनिमल्स का यूज़ कर रहे हैं बायोलॉजिकल मेथड में, बट इसकी एक लिमिटेशंस भी हैं कई। तो उसकी जो इम्पॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे लिमिटेशंस दी गई है, द वीड मस्ट बी हाईली स्पेशलाइज्ड। तो वीड्स जो होते हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड होने चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि अगर पार्थीनियम है तो पार्थीनियम के लिए हम ज़ाइगोग्रामा बाइकोलोराटा को ही लेंगे। जो पार्थीनियम उसके लिए अगर हम राइजोक्टोनिया फंगस लेंगे तो पार्थीनियम कंट्रोल नहीं होगा। पार्थीनियम को कंट्रोल करने के लिए ज़ाइगोग्रामा है तो ज़ाइगोग्रामा ही करना पड़ेगा, दैट इज़ हाईली स्पेसिफाइड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इट मस्ट इन इट्स नेटिव हैबिटेट
be subjected to control by insect that will thrive in the new environment in which it has established itself। यानी उसका जो नेटिव हैबिटेट है वहाँ पे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय द मीन ऑफ एनी बायोलॉजिकल एजेंट। तो कुछ बायोलॉजिकल एजेंट के संग ये प्रॉब्लम्स लिमिटेशंस रहती हैं। दैट इज़ वाई वी गो फॉर अ नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज़ केमिकल कंट्रोल। तो अभी तक हमने जो इम्पोर्टेंट पढ़ा है कंट्रोल मेथड्स में, कल्चरल मेथड पढ़ लिया। कल्चरल मेथड में हमने मैकेनिकल और इकोलॉजिकल मेथड पढ़ा। फिर हमने पढ़ा बायोलॉजिकल मेथड जिसमें हमने इंसेक्ट फंगस का रोल पढ़ा और उसकी लिमिटेशन भी देख ली। दैट इज़ वाई वी गो फॉर अनदर मेथड। थर्ड वन इज़ केमिकल कंट्रोल। तो केमिकल कंट्रोल्स में हम जो वीट को कंट्रोल करने के लिए केमिकल यूज़ करते हैं, व्हाट आर दीज, तो उनको हम बोलते हैं हर्बिसाइड। ओके, नोट दैट, हर्बिसाइड्स। तो हर्बिसाइड्स क्या हैं? दीज आर इम्पॉर्टेंट केमिकल विच कैन किल वीड्स। तो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल है दैट इज़ हर्बिसाइड। यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हैं उसको रीड करते हैं। द अर्लीस्ट अटैम्प्ट इन इंडिया वाज मेड टू कंट्रोल वीड्स बाय हर्बिसाइड इन द ईयर 1937 इन पंजाब फॉर कंट्रोलिंग कार्थमस ऑक्सीकेंथा बाय यूजिंग सोडियम आर्सेनेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सबसे पहली बार इंडिया में हर्बिसाइड्स का जो इस्तेमाल करा गया था वीड्स को कंट्रोल करने के लिए वो हुआ था 1937। आप देख सकते हो कितनी पुरानी बात है, इंडिपेंडेंस से भी पहले की बात है। ठीक है, पंजाब में यूज़ हो रहा था वीड्स को कंट्रोल करने के लिए और जो इम्पोर्टेंट वीड था वो था कार्थमस ऑक्सीकेंथा। ये वीड का नाम है, नोट डाउन, कार्थमस ऑक्सीकेंथा। और इसको हम किस हर्बिसाइड से कंट्रोल करने जा रहे थे? सोडियम आर्सेनेट। ये हर्बिसाइड का नाम है, सोडियम आर्सेनेट। तो ये आपको, ये हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से हर्बिसाइड इंडिया में आए। ठीक है, 1937 का टाइम था पंजाब में जब कार्थमस ऑक्सीकेंथा वीट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी और पंजाब को ज़रूरत थी कि अब केमिकल्स का यूज़ करा जाए। तो वहाँ पे जो केमिकल यूज़ हुआ दैट इज़ सोडियम आर्सेनेट। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्रेडिट फॉर इंट्रोड्यूसिंग 2,4-D एज अ हर्बिसाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2,4-D एक हर्बिसाइड है। ठीक है, 2,4-D जो इंट्रोड्यूस हुआ था उसका क्रेडिट जो जाता है वो जाता है मार्थ एंड मिटचल, जो कि यूएस से कहते हैं। ठीक है, मार्थ एंड मिटचल in the year 1944. 2,4-D was first time tested in India in 1946 और इंडिया में इसकी टेस्टिंग हुई थी 1946 में। 44 में इंट्रोड्यूस तो हो गया था बट स्टिल हमने इसकी टेस्टिंग नहीं करी थी, टेस्टिंग में थोड़ा टाइम लग गया था। तो 46 में जाके 1946 में, ठीक आज़ादी से 1 साल पहले की बात है, तब ये इसकी टेस्टिंग हो रही थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आपको याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले पंजाब की जो स्टोरी थी, जैसे सोडियम आर्सेनेट का यूज़ कर रहा था 1937 में, उसके बाद कहानी आगे चलती है 2,4-D में आती है। 2,4-D लेकर आते हैं मार्थ एंड मिटचल जो है यूएसए के, वो 2,4-D को लेकर आते हैं इंडिया में 1944 में। फिर इंडिया 1946 में उसकी टेस्टिंग करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इट वॉज पैराक्वाट। अब पैराक्वाट भी एक इंपॉर्टेंट हर्बिसाइड है। ठीक है, केमिकल है। इट वॉज पैराक्वाट विच इंट्रोड्यूस द केमिकल कंसेप्ट इन वीट कंट्रोल इन इंडिया पर्टिकुलरली इन टी प्लांटेशन। तो अभी तक हम जो इंडिया में बात कर रहे हैं कि ये वाला वीडिसाइड, आई मीन ये वाला हर्बिसाइड आया, ये वाला केमिकल आया, बट स्टिल जो केमिकल कंसेप्ट जो डेवलप हुआ था वीड्स के लिए, अब तक ये केमिकल्स जो है हम बस देख रहे थे। बट वीट के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, वीट को इन केमिकल के थ्रू कंट्रोल करना, इसका जो कंसेप्ट जनरेट हुआ था वो पैराक्वाट नाम का एक हर्बिसाइड उसके लिए जो था उसकी वजह से डेवलप हुआ था और पर्टिकुलरली टी प्लांटेशन में ये डेवलप हुआ था। क्योंकि इंडिया, इंडिया में सब लोग कितनी चाय पीते हैं। अब चाय की प्रोडक्शन तभी अच्छी होगी ना जब चाय अच्छे से ग्रो होगी। अब वीड्स अगर लग जाएंगे चाय में तो वीड्स क्या करते हैं, हमारी जो टी प्लांटेशन है उसको प्रॉपर्ली टी को ग्रो होने नहीं देंगे। तो पैराक्वाट ही इंपॉर्टेंट हर्बिसाइड है जिसकी वजह से केमिकल कंसेप्ट इन वीट जो है इंडिया में जनरेट हुआ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है गाइज। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है दैट इज द मैक्सिमम हर्बिसाइड इन इज यूज इन टी एंड कॉफ़ी। टी कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हर्बिसाइड्स हमारे इंडिया में यूज़ हो रहे हैं बिकॉज देयर आर ओनली वे टू यूज़ हर्बिसाइड, क्योंकि इन वाले जो क्रॉप्स हैं इनमें हम हर्बिसाइड्स का ही यूज़ करके वीड्स को प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स। अभी हमने केमिकल कंट्रोल पढ़ा। केमिकल कंट्रोल में जो हम इतने सारे नाम पढ़ रहे थे, सोडियम आर्सेनेट आया, ठीक है, पंजाब में, उसके बाद 2,4-D आया, पैराक्वाट आया, ये सारे जो हैं हर्बिसाइड्स हैं। अब हम हर्बिसाइड्स की थोड़ी सी डिटेल समझ लेते हैं। हर्बिसाइड्स क्या होते हैं ये हमने डिस्कस करा।
हर्बिसाइड वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि वीड्स को कंट्रोल करने के लिए या वीड्स को किल करने के लिए यूज़ होते हैं। अब हर्बिसाइड्स का भी क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में वीड का क्लासिफिकेशन देखा था कि कितने तरह के वीड्स होते हैं। अब इतने सारे वीड्स हैं तो हर्बिसाइड भी तो बहुत सारे होंगे ना उनको कंट्रोल करने के लिए। तो वन बाय वन हम क्लासिफिकेशन समझते हैं। तो इसमें हम वीड्स को हर्बिसाइड्स जो होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं, इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। The first one is the inorganic herbicide and the other one is the organic herbicides. Inorganic herbicides जो होते हैं, you all know what is organic and inorganic, इतना बेसिक में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ नेम पढ़ते हैं कि inorganic में क्या आता है। तो inorganic में सबसे पहला आता है हमारा आर्सेनिक। ओके, अभी हमने पढ़ा था आर्सेनिक के बारे में, वो यहाँ पे आता है। आर्सेनिक हो गया, सोडियम, दैन सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम आर्सेनेट। ठीक है, सोडियम आर्सेनेट जो अभी हमने स्टोरी पढ़ी थी पंजाब की, 1937 में पंजाब में आया था, काथमस ऑक्सीकैंथा को कंट्रोल करने के लिए सोडियम आर्सेनेट था। दैट इज नथिंग बट इट इज़ अ इनऑर्गेनिक हर्बिसाइड। सोडियम क्लोरेट आता है, बोरेक्स, कॉपर सल्फेट और कॉपर नाइट्रेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक हर्बिसाइड्स हमारे होते हैं। इनके नेम्स आपको याद रखने हैं, बट ये नेम्स तो बहुत कम है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक हर्बिसाइड्स के बारे में, बिकॉज ऑर्गेनिक हर्बिसाइड में टोटल 16 to 17 ग्रुप्स आते हैं, और यहाँ पे टोटल 16 ग्रुप्स आपकी बुक में मेंशन है। ठीक है, टोटल 16 ग्रुप्स हैं, 16th वन जो है वो अदर्स में आता है। ठीक है, तो 16 ग्रुप्स मान के चलते हैं। तो ये ऑर्गेनिक हर्बिसाइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है जो हमको पता होना चाहिए। अब इसको स्टडी कैसे करें, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं चीज़ों को। जैसे कि यहाँ पे जो ए नाम से लेटर्स हैं, यानी ए अल्फ़ाबेट वाले जो हर्बिसाइड्स हैं, उनको हम एक तरफ पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे यानी जो टोटल ए हैं यहाँ पे वो है A2। ओके, A2 और यहाँ पे B भी 2 है, A2, B2 और C एक ही है। तो अभी हम इतना पढ़ते हैं, A2, B2, C, इतने जो हर्बिसाइड्स हैं इनके बारे में अच्छे से डिटेल में स्टडी करते हैं। A2 में हमारा आता है एलिफेटिक, दूसरा आता है A2 है ना, क्योंकि एक तो हो गया एलिफेटिक, दूसरा आता है अमाइड एंड एसिटामाइड्स। ओके, B2 में आता है बेंजोइक्स एंड बाइपिरिडिलियम्स, और C से एक ही है, दैट इज़ कार्बामेट्स। तो होप सो ये जो आपको मैंने समझाया A2, B2, C, ये आपको समझ में आया होगा। अभी पहला देखते हैं एलिफेटिक्स क्या होते हैं। एलिफेटिक्स हर्बिसाइड्स में जो इंपॉर्टेंट हर्बिसाइड्स आते हैं दैट इज़ डेलापॉन, TCA, एरोलीन, CH3BR। तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड हो रखा है ना डेलोपन और TCA, ये हाईलाइट इसलिए हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो एलिफेटिक्स में आपको डेलोपन और TCA का जो नाम है हर्बिसाइड्स का वो याद रखना है। एलिफेटिक के बाद नेक्स्ट आता है अमाइड एंड एसिटामाइड। अमाइड और एसिटामाइड वाले जो हर्बिसाइड आते हैं उनके लास्ट में लगा होता है क्लोर। यहाँ पे ट्रिक भी आपको दे रखी है, क्लोर जैसे ब्यूटाक्लोर, एलाक्लोर। एलाक्लोर के ब्रैकेट में लासो लिखा है, लासो जो है इसका ट्रेड नेम है। अभी हम ट्रेड नेम के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हर्बिसाइड्स हैं जिनके ट्रेड नेम इंपॉर्टेंट हैं। तो एलाक्लोर का लासो है, तो ब्यूटाक्लोर, एलाक्लोर, एक आता है प्रोपाक्लोर। इसके बाद प्रोपानिल भी जो है यहाँ पे बोल्ड लिखा हुआ है, इसलिए लिखा क्या है क्योंकि प्रोपानिल में क्लोर तो नहीं आया बट स्टिल ये एसिटामाइड्स का पार्ट होता है। तो याद रखना प्रोपानिल। ओके, जितने भी क्लोर हैं वो और प्रोपानिल, ये सारे हमारे अमाइड्स और एसिटामाइड्स के पार्ट होते हैं। तो A2 हमारा कवर हो गया। हमारी आती है B2 की, B2 में आता है बेंजोइक्स एंड बाइपिरिडिलियम्स। तो बेंजोइक्स में हमारे जो इंपॉर्टेंट हर्बिसाइड आते हैं दैट इज़ 2,3,6 TBA, डाइकेम्बा, ट्राइकेम्बा, क्लोरोरैम्बिन। ठीक है, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, यहाँ पे बोल्ड भी नहीं है तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट आपको नेम्स पता होना चाहिए। बेंजोइक के अंदर आते हैं। बाइपिरिडिलियम में हमारे दो ही आते हैं। बाई का मतलब क्या होता है, BI, बाई का मतलब होता है दो, तो यहाँ पे आते ही दो हैं, दैट इज़ पैराक्वाट एंड डाइक्वाट। ठीक है, और ये दोनों कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड्स हैं। अभी हर्बिसाइड्स का भी हम क्लासिफिकेशन आगे देखेंगे कि कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड का मतलब क्या होता है। तो अभी आप नाम याद रखो, बाइपिरिडिलियम में पैराक्वाट और बाइक्वाट आता है। तो अभी हमने पीछे स्टोरी पढ़ी थी पैराक्वाट के बारे में कि पैराक्वाट का किस तरह से टी प्लांटेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, और जो पैराक्वाट है उसी से हमारा जो कंसेप्ट था, केमिकल कंसेप्ट इन वीड कंट्रोल इंडिया में, वो पैराक्वाट की वजह से ही डेवलप हुआ था। एंड पैराक्वाट जो है बाइपिरिडिलियम का पार्ट है। तो इतना हमारा क्लियर हो गया A2, B2। अब C में आते हैं, C फॉर कार्बामेट। यहाँ पे C से एक ही अल्फ़ाबेट है, दैट इज़ कार्बामेट। कार्बामेट में जो इंपॉर्टेंट हर्बिसाइड्स आते हैं वो आते हैं प्रोफेम, बर्बन, डाइक्लोरोमेट। ये सब जो हैं तीनों ही जो हैं इतने बोल्ड हैं नहीं, तो ये भी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं हैं। ओके, जो बोल्ड हैं वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं।
जैसे एलिफेटिक्स में हमने पढ़ा डेलापोन, ये इंपॉर्टेंट है। अमाइड और एसिटामाइड में क्लोर वाला प्रोपेनल, ये इंपॉर्टेंट है। बाइपिरिडिलियम इंपॉर्टेंट था। कार्बामेट्स भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। तो यहाँ तक हमारी जो ट्रिक कह लो, कुछ भी जो कोटेशन था वो सक्सेसफुली हमने लर्न कर लिया है, A2, B2 और C। अब हम डी में आते हैं। डी अल्फ़ाबेट के जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं, डी से टोटल 3 हैं यहाँ पे। ओके, तो हम यहाँ पे याद कर लेते हैं। A2 हमने पढ़ा, A2, B2, C। अब डी से हमको पढ़ना है D3। D3 में हमारे जो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स आते हैं, ठीक है, D3 में हमारा आता है, सबसे पहले आता है 7th नंबर पे, दैट इज़ डाईथायोकार्बामेट। देन 9th नंबर पे आता है डाइनिट्रोएनालिन्स, और लास्ट 15 है हमारा डाइफिनाइल ईथर्स। ये हमारे D3 हैं। अगेन रिपीटिंग, डाईथायोकार्बामेट्स। ओके, डाईथायोकार्बामेट्स जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे CDEC और मिथाम हर्बिसाइड्स इंक्लूड होते हैं। डाइनिट्रोएनालिन्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाइनिट्रोएनालिन्स यहाँ पे आते हैं फ्लूक्लोरालिन, जिसके ब्रैकेट में लिखा है बेसिलिन, यानी बेसिलिन इसका ट्रेड नेम है। और फ्लूक्लोरालिन और पेंडिमेथिलिन ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ट्राइफ्लोराजिन और निट्रालिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बोल्ड है हम उनको फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये फ्लूक्लोरालिन और पेंडिमेथिलिन यहाँ पे हमारा कवर हो गया। इसके बाद वाला जो डी है हमारा, दैट इज़ 15 नंबर पे आता है, दैट इज़ डाइफिनाइल ईथर। डाइफिनाइल ईथर में आता है निट्रोफेन, जिसका ट्रेड नेम है टोपिक 25। तो ये जो D3 थे हमारे, ये भी कवर हो गए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट अल्फ़ाबेट में, ठीक है। तो A2, B2, C और D3 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमको याद रखना N। ओके, तो A2, अगेन आई एम रिपीटिंग, A2, B2, C, D3। अब आता है हमारा N। N फॉर व्हाट? N फॉर नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स में भी हमारे जो हैं 2 ही आते हैं, और ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रोमोक्सिल एंड डाइक्लोरोबेरिल। तो ये है नाइट्राइल्स का इंपॉर्टेंट हर्बिसाइड्स। अब नेक्स्ट हमारा आता है P। तो P से हमारे कितने लेटर हैं टोटल, देख सकते हैं। P से हमारा आता है फिनॉल, फिनॉक्सीज, ठीक है। तो P में हमारे 2 हैं, तो यहाँ पे हमको याद रखना है P2। तो फिनॉल्स और फिनॉक्सीज में हमारे जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। फिनॉल्स में आता है डाइनोसेब, DNOC, PCP। और फिनॉक्सीज में हमारा आता है 2,4,5-T, MCPA, 2,4-D-B एंड डाइक्लोरोप्रॉप। तो ये हमारे जो P वाले थे ये भी हमारे कवर हो गए हैं। P वालों के बाद हमारा आता है T से T2, ठीक है, P2, T2। तो ये याद कर लेते हैं। P2 के बाद हमारा आता है T2। T से हमारे 2 हैं यहाँ पे। T से हमारा सबसे पहले थायोकार्बामेट्स। थायोकार्बामेट्स में आता है बुटाइलेट, थायोबेनकार्ब एंड बेंथियोकार्ब। ओके, T से यहाँ पे ये क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड T है हमारा ट्राइजीन्स। ट्राइजीन्स में जो लास्ट है उसमें जीन करके आएगा, जैसे नाम है ट्राइजीन तो यहाँ पे जीन होगा, जैसे एट्राजीन, प्रोपाजीन, सीमाजीन। तो ये इंपॉर्टेंट 3 हो गए ट्राइजीन। ट्राई का मतलब ही होता है 3, तो यहाँ पे 3 आ गए और जीन लगाए लास्ट में सबके, एट्राजीन, प्रोपाजीन एंड सीमाजीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों ट्राइजीन। थायोकार्बामेट्स में तो नाम से याद करो थायोकार्बामेट, ठीक है। बुटाइलेट भी है और बुटाइलेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थायोकार्बामेट इंपॉर्टेंट है। तो ये सब याद हो गया, P2, T2। और अब नेक्स्ट हमारा बच्चा U। U से U2 याद रखना है। यहाँ पे U से 2 हैं, ठीक है, 2 अल्फ़ाबेट हैं U से, दैट इज़ U2। U2 से यूरिएज और यूरासिल याद रखना है। यूरिएज में जो इम्पोर्टेंट आता है हमारा, दैट इज़ ऑल आयरन। तो यूरिएज में क्या होता है, ऑल रोन, इनमें लास्ट में रॉन होगा, डायूरॉन, मोनोयूरॉन एंड आइसोप्रोटूरॉन। तो ये सारे जो रॉन करके आते हैं, इनके लास्ट में RON रॉन है, वो सारे यूरिएज में आते हैं। 3 एग्जाम्पल्स हो गए। यूरासिल में जो है सबसे लास्ट में सबके सिल होगा, उसमें 2 ही आते हैं, ब्रोमोसिल एंड टेराबेसिल। तो ब्रोमोसिल और टेराबेसिल इंपॉर्टेंट जो है यूरासिल में आते हैं। अदर्स में जो इंपॉर्टेंट हैं वो 2 हैं, मतलब ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम देख लेते हैं, पिक्लोरैम एंड पैराजोन। तो ये 2 हैं हमारे अदर्स में। तो होप सो ये जो तरीका था याद करने का वो आपको समझ में आया होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग कि हमने कैसे लर्न करा था। हमने याद करा था A2 से हमारे थे एलिफेटिक्स एंड अमाइड एंड एसिटामाइड। देन हमने याद करा था B2 से हमने पढ़ा था बेंजोइक्स एंड बाइपिरिडिलियम्स। देन हमने पढ़ा C फॉर कार्बामेट्स। ओके, उसके बाद हम आते हैं D में हमने पढ़ा D3 में हमारा क्या क्या था। D3 में हमारा सबसे पहले आता है डाईथायोकार्बामेट्स, डाइनिट्रोएनालिन्स,
एंड डाइफिनाइल ईथर्स। उसके बाद हमने पढ़ा एन फॉर व्हाट, एन फॉर एक ही था नाइट्राइल्स। आफ्टर दैट हमने पढ़ा P2 T2 U2, ठीक है। इन सब का हम पढ़ते हैं। P2 का मतलब होता है फिनॉल्स एंड फिनॉक्सीज, T2 का मतलब होता है हमारा थायोकार्बामेट्स एंड ट्राइजीन्स, और U2 माने यूरिएज एंड यूरासिल्स। सो होप सो ये क्लासिफिकेशन था वीड्स का, ये प्रॉपरली आपको लर्न हो गया होगा। और इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से हर्बिसाइड्स हैं, वो भी आप एक दो बार रिवाइज करोगे तो लर्न हो जाएंगे डेफिनेटली। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का जो बेस है, दैट इज पहला हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा हर्बिसाइड्स को ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर का मतलब कि इनऑर्गेनिक हर्बिसाइड है या ऑर्गेनिक हर्बिसाइड है। अब नेक्स्ट जो सेकंड क्राइटेरिया है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्टिविटी, कि हर्बिसाइड्स जो हैं किन किन के लिए सिलेक्टिव हैं, किन किन के लिए सिलेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे दो तरह के हर्बिसाइड्स यहाँ पे हमको दिखाई देते हैं, दैट इज द सिलेक्टिव हर्बिसाइड एंड द अदर वन इज नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स। नाम से क्लियर है। सिलेक्टिव का मतलब क्या होगा, सच हर्बिसाइड्स किल ओनली टारगेट वीड, ओनली टारगेट वीड, ये आपको टर्म याद रखना है। सिलेक्टिव का मतलब ही होता है कि वो सिर्फ टारगेटेड वीड्स को ही किल करेंगे, दैट इज, ठीक है, दैट आर नोन एज सिलेक्टिव हर्बिसाइड। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, समझ तो हम गए हैं सिलेक्टिव का मतलब, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में इंपॉर्टेंट है सीमाजीन, एट्राजीन, 2,4-D, MCPA, ब्यूटाक्लोर, पैंडिमिथिलिन, फ्लूक्लोरानिन, आइसोप्रोटोन। ये सारे हर्बिसाइड्स जो अभी हमने पीछे डिस्कस करे थे, ये सब कैसे हर्बिसाइड्स हैं, दे आर ऑर्गेनिक हर्बिसाइड्स। अभी हमने ऑर्गेनिक हर्बिसाइड का ग्रुप डिस्कस करा था, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे देख लेते हैं जो सीमाजीन है, सीमाजीन, एट्राजीन, ये किसके अंदर आता है, ये ट्राइजीन्स के अंदर आता है, ठीक है। 2,4-D इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो MCPA है, ब्यूटाक्लोर, क्लोर करके जो हमने पढ़ा था एक ग्रुप एमाइड्स एंड एसिटामाइड वाला, पैंडिमिथिलिन और फ्लूक्लोरानिन हमारे डायनिट्रोएनिलिन्स के अंदर आते हैं, ठीक है। आइसोप्रोटोन यूरिएज में आता है। ये इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स हैं, और कह सकते हैं कि जितने भी हमने ऑर्गेनिक हर्बिसाइड्स पढ़े उसमें कुछ हर्बिसाइड्स जो हैं सिलेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारी, नेक्स्ट टाइप है, दैट इज़ नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड का। नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स नाम से देखते हैं तो ये क्या करते हैं, दे किल ऑल वेजिटेशन, क्रॉप प्लस वीड बोथ। ये कोई सिलेक्ट नहीं करेंगे कि कौन सा हमारा वीड है उसी को किल करना है, ये सब वेजिटेशन को किल कर सकते हैं। दे आर नॉट, दैट्स वाई दे आर नॉन सिलेक्टिव। यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज डाइक्वेट एंड पैराक्वेट, ओके। हाउएवर सिलेक्टिवली डिपेंड्स अपॉन द डोजेज ऑफ हर्बिसाइड, इनकी डोजेज पे भी डिपेंड करता है। अगर हम डाइक्वेट और पैराक्वेट को अगर मिनिमम डोज में डालें ना तो ये वीड्स को ही किल करेंगे, लेकिन अगर उनका डोज हमने इंक्रीज़ करा तो ये हमारे जो है नॉन सिलेक्टिव बन जाएंगे, यानी फिर ये जो है डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगी कौन क्रॉप है कौन वीड है, ये सबको ही क्या करेंगे, किल करने लगेंगे। तो इनकी डोजेज पे भी डिपेंड करते हैं। बट यहाँ पे एग्जांपल याद रखना, नॉन सिलेक्टिव में दो ही आते हैं, डाइक्वेट एंड पैराक्वेट, और ये दोनों के दोनों अगर हम बात करें, ये ऑर्गेनिक हर्बिसाइड के कौन से ग्रुप में आते हैं, डाइक्वेट और पैराक्वेट, ये हमने पढ़ा था बाइपेरिडिलियम के अंदर, ओके। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसलोकेशन। अब हर्बिसाइड्स का प्लांट में ट्रांसलोकेशन कैसे हो रहा है उसके बेसिस में भी हम हर्बिसाइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, दे आर सिस्टमिक और कॉन्टेक्ट, ओके। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ट्रांसलोकेशन के बेसिस पे। सिस्टमिक हर्बिसाइड्स कौन से होते हैं, सच हर्बिसाइड्स मूव विद इन द वीड आइदर थ्रू जाइलम और फ्यूलम एंड दस अफेक्ट्स द होल सिस्टम लाइक फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो नाम है सिस्टमिक। सिस्टमिक का मतलब है कि प्लांट का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जैसे हम प्लांट में वाटर सप्लाई करते हैं तो वाटर क्या करते हैं, जाइलम फ्यूलम के थ्रू ऊपर आके फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में अपना रोल कंट्रीब्यूट करता है। उसी तरह से ये सिस्टमिक हर्बिसाइड्स जो होते हैं प्लांट के पूरे सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे जाइलम और फ्यूलम के साथ। उसके बाद जो भी प्लांट्स की फंक्शनिंग होती है नॉर्मली, फोटोसिंथेसिस करना, रेस्पिरेशन करना, उसके संग इन्वॉल्व होकर उसको हिंडर करेंगे, तो वो होते हैं सिस्टमिक हर्बिसाइड। मोस्ट ऑफ द सिस्टमिक हर्बिसाइड्स आर सिलेक्टिव एट रिकमेंडेशन डोजेज। यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं, प्रोपानिल है, तो प्रोपानिल बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्बिसाइड है प्रोपानिल, ठीक है। उसके बाद जो है प्रोपानिल हमने कहाँ पढ़ा था, ये आपको याद रखना है, जो हमने क्लोर करके पढ़ा था ना ग्रुप, एमाइड और एसिटामाइड का जो हमने क्लोर पढ़ा था, ब्यूटाक्लोर, एसिटाक्लोर, प्रोपाक्लोर, उसमें हमने प्रोपानिल भी पढ़ा था, ये वहाँ से है, ठीक है। प्रोपानिल सिस्टमिक हर्बिसाइड है। 2,4-D है, एट्राजिन हो गया, सीमाजीन हो गया, ये इंपॉर्टेंट हमारे सिस्टमिक हर्बिसाइड्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड। दे किल द वेजिटेशन आइदर
वीड और क्रॉप व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट। तो ये सिर्फ कांटेक्ट में आएंगे तभी किल करेंगे, अदरवाइज इनका कोई सिस्टम के अंदर ये ऐसा नहीं एंटर करती। तो ये सिर्फ कांटेक्ट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इट किल द प्लांट और द प्लांट दैट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद हर्बिसाइड्स। ओके, इसमें एग्जाम्पल्स है हमारा पैराक्वाट एंड डाइकॉट का। ये इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। इससे पहले हमने जो पैराक्वाट और डाइकॉट पढ़ा था वो कहाँ पढ़ा था, नॉन सिलेक्टिव। तो पैराक्वाट और डाइकॉट के बारे में आप याद रखने कि पैराक्वाट और डाइकॉट जो है वो नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स में आते हैं, ठीक है, नॉन सिलेक्टिव हैं, प्लस ये कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है। जब कॉन्टैक्ट करेंगे प्लांट सरफेस को तभी किल करते हैं, ठीक है। तो नॉन सिलेक्टिव का मतलब है कि किसी भी वेजिटेशन को किल कर सकते हैं, चाहे वो प्लांट वीड हो या हमारा मेन क्रॉप है, ठीक है। तो पैराक्वाट और डाइकॉट नॉन सिलेक्टिव है। कॉन्टैक्ट का मतलब है जब ये किसी प्लांट सरफेस के कॉन्टैक्ट में आएंगे तभी इसको किल करेंगे। तो पैराक्वाट और डाइकॉट जो है हमारा नॉन सिलेक्टिव भी है और कॉन्टैक्ट भी है। नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो अगेन हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहला पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, 2 टाइप्स पढ़े थे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। उसके बाद हमने सिलेक्टिविटी के हिसाब से 2 टाइप्स पढ़े थे, सिलेक्टिव हर्बिसाइड, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। ट्रांसलोकेशन के हिसाब से भी 2 पढ़े थे, सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक नहीं है, कॉन्टैक्ट, ओके, सिस्टमिक एंड कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। अब हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यानी किस समय पे हमें कौन सा हर्बिसाइड डालना है, इसके हिसाब से भी हम हर्बिसाइड को क्लासीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे टोटल 3 तरह के हर्बिसाइड हमको देखने को मिलते हैं, प्री प्लांट अप्लाइड, PPAP, ठीक है, और प्री इमर्जेंस एंड पोस्ट इमर्जेंस, ठीक है। 3 हमारे क्लासिफिकेशन तैयार हो गए यहाँ पे। पहला वाला देखते हैं, प्री प्लांट अप्लाइड। तो सच हर्बिसाइड्स आर अप्लाई बिफोर प्लांटिंग ऑफ द क्रॉप इन द मेन फील्ड, ठीक है। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो खेत है उसमें फसल लगी भी नहीं होती, उससे पहले हम कुछ लैंड प्रिपरेशन करते हैं ना, बेसिक स्टेप होता है लैंड प्रिपरेशन का, तो उस टाइम पे हम ये अप्लाई करते हैं प्री प्लांट अप्लाइड हर्बिसाइड्स, जिसमें हमारा आता है इंपॉर्टेंट फ्लूक्लोरालिन एंड एलाक्लोर, ओके। इसके बाद प्री इमर्जेंस से आता है। प्री इमर्जेंस नाम से क्लियर है, प्री इमर्जेंस यानी इमरजेंस होने से पहले हम जो फर्टिलाइजर्स आई मीन नॉट फर्टिलाइजर हर्बिसाइड अप्लाई करते हैं, ठीक है। अप्लाई बिफोर द इमर्जेंस ऑफ द वीड बट पोस्ट इमर्जेंस ऑफ द क्रॉप्स, यानी वीड के सीड्स अभी इमर्ज नहीं हुए हैं लेकिन हमारी क्रॉप इमर्ज हो चुकी है, यहाँ ध्यान रखना है। प्री इमर्जेंस शब्द को हमें रिलेट करना है वीड से, यानी वीड के लिए प्री इमर्जेंस है, अभी वीड हमारा इमर्ज नहीं हुआ है, उस टाइम पे हम हर्बिसाइड डालेंगे, दैट इज़ अ प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड। और यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं बहुत सिंपल है, दैट इज़ ओनली सिलेक्टिव हर्बिसाइड, यानी सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स का मतलब है कि जो हमारे टारगेट वाले वीड को ही किल करेंगे। सिलेक्टिव हर्बिसाइड में हमारे बहुत सारे एग्जांपल अभी हमने पीछे पढ़े हैं, इसमें हमने पढ़ा सीमाजीन, एट्राजीन, 2,4-D, ब्यूटाक्लोर, पांडेमिथिलिन, फ्लूक्लोरालिन एंड आइसोप्रोटेरॉन, ये हमारे सब सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स थे और ये सिलेक्टिव हर्बिसाइड ही हमारा प्री इमर्जेंस। तो आप ध्यान रखना जितने भी हमारे सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स होते हैं, सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स जो हैं हमारे वो सारे के सारे प्री इमर्जेंस के अंदर आते हैं, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट जो है टाइप है दैट इज़ द पोस्ट इमर्जेंस। अब प्री इमर्जेंस में हम वीड को इमर्ज होने से पहले ख़त्म करना चाहते हैं, पोस्ट इमर्जेंस में वीड अब पैदा हो चुके हैं, सामने आ चुका है, अब हमको उसको ख़त्म करना है बाय द एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड, दैट इज़ द पोस्ट इमर्जेंस, ठीक है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जैसे 2,4-D, प्रोपनिल, डाइकॉट, पैरिकॉट और डेलापॉन, ओके। दो डेलापॉन हमने भी पीछे पढ़ा था। डेलापॉन सबसे पहला जो हमने ग्रुप पढ़ा था ऑर्गेनिक का, तो उसमें हमने पढ़ा था डेलापॉन के बारे में, और सबसे पहले हमने पढ़ा था एलिफेटिक्स, ठीक है। एलिफेटिक्स में हमारे आता है डेलापॉन और एक तरह का पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड होता है, ओके। तो ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है 5वां क्लासिफिकेशन जो क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ एप्लीकेशन। अब हम हर्बिसाइड को कहाँ अप्लाई करते हैं, पत्तों में अप्लाई कर रहे हैं, मिट्टी में अप्लाई कर रहे हैं, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि हम कैसे हर्बिसाइड है हमारा। तो यहाँ पे एग्जांपल मतलब टाइप्स हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है हमारा फॉलिएज, नाम से क्लियर है, जो हम फॉलिएज पार्ट्स में अप्लाई करते हैं, इट मे बी आइदर कॉन्टैक्ट और ट्रांसलोकेटेड, ठीक है। सेकेंड है सॉइल अप्लाइड, आइदर दे आर सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव, ठीक है। एक्वेटिक एप्लीकेशन में एग्जांपल आता है कॉपर सल्फेट, 2,4-D। यहाँ पे 2 हैं जो जिनका हम एक्वेटिक एप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी पानी में अप्लाई करते हैं, तो 2 ही हैं, कॉपर सल्फेट और 2,4-D हम एक्वेटिक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन था यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो हर्बिसाइड्स का क्लासिफिकेशन अगेन हमने 5 टाइप का जो 5 क्राइटेरिया के हिसाब से जो हम हर्बिसाइड को क्लासीफाई कर सकते हैं, वो हमने जो क्लासिफिकेशन है वो अब हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स
डिस्कस करते हैं। Here we will understand some terms like synergistic effect and antagonistic effects। ठीक है, तो वीड्स जो होते हैं कुछ ऐसे वीड्स होते हैं जिनको हम जब मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं और फिर उसको हम अप्लाई करते हैं तो उससे दो तरह के इफेक्ट्स सामने आते हैं, दैट इज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट एंड एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स क्या होता है, एक तरह से समझ सकते हैं दीज आर पॉजिटिव इफेक्ट्स, इसको हम समझ सकते हैं दे आर पॉजिटिव इन नेचर। मीन्स जब हम किसी अकेले हर्बिसाइड को स्प्रे करेंगे तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो जो होगा डबल हो जाएगा। कब डबल होगा, इफ़ वी मिक्स द दैट हर्बिसाइड विद अनदर वन। ठीक है, अगर हम दो हर्बिसाइड को आपस में मिला के अप्लाई करेंगे तो उसका जो इफेक्ट होगा इट विल इंक्रीज एज कम्पेयर टू जब हम उनको इंडिविजुअली अप्लाई करते हैं, तो दैट इफेक्ट इज नोन एज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट जस्ट उसका रिवर्स होता है। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट में हम क्या करते हैं, जब हम दो या दो से ज़्यादा हर्बिसाइड्स को कंबाइनली अप्लाई करते हैं तो उनका इफेक्ट बहुत ही कम होता है और सिनर्जिस्टिक में उनका इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो अभी हम पढ़ते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट के बारे में कि कौन से हर्बिसाइड्स को कंबाइन करके सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो होता है। तो यहाँ पे तीन कैटेगरीज हैं, तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज एट्रोजीन प्लस 2,4-D लो कंसंट्रेशन। तो अगर हम 2,4-D और एट्रोजीन को मिलाएं तो ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करेगा। पैराक्वाट इन लो कंसंट्रेशन प्लस पेंटाक्लोर, तो पैराक्वाट और पेंटाक्लोर भी सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करते हैं। थर्ड वन इज द एट्रोजीन एंड एलाक्लोर। तो ये तीनों के जो कॉम्बिनेशंस यहाँ दिख रहे हैं, तो ये तीनों के जो हर्बिसाइड कॉम्बिनेशन है ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करते हैं। यानी अगर हम अकेले एट्रोजीन को डालें, अकेला एलाक्लोर डालें तो उनका इफेक्ट जो है वो कम रहेगा, लेकिन अगर हम इन दोनों को कंबाइनली डाल दें तो ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करते हैं। तो ये होता है हमारा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, जिसमें कंबाइंड होने के बाद जो इफेक्ट होता है वो बढ़ जाता है। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट डिस्कस करते हैं। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है जब कंबाइंड जो हम मिक्सचर ऑफ हर्बिसाइड कह रहे हैं कंबाइंड, उनका जो कॉम्बिनेशन है उसका इफेक्ट कम रहेगा, वो होते हैं एंटागोनिस्टिक हर्बिसाइड्स या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल है डेलापॉन प्लस एट्रोजीन, TCA प्लस 2,4-D, TCA प्लस MCPA। तो ये तीन जो एग्जाम्पल्स हैं, तीन सिनर्जिस्टिक के हो गए और तीन एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स के एग्जाम्पल हो गए। अब नेक्स्ट पेज में हमको पढ़ना है कुछ इंपॉर्टेंट हर्बिसाइड्स जिनकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं और उनकी हमको फुल नेम्स को पढ़ना है। तो सबसे पहला आता है हमारा 2,4-D। तो जो 2,4-D है और 2,4,5-T है, ये दोनों का सेम है, बस यहाँ पे D और T का अलग है। तो 2,4-D का पहले देखते हैं। 2,4-D का होता है 2,4-D माने होता है डाई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। यहाँ पे ये याद रखना है, इसको हम 2,4-D को आप 2,4-DA भी याद रख सकते हो। 2,4-DA, ए माने एसिटिक एसिड। ओके, 2,4-D का फुल फॉर्म होता है 2,4-डाई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और 2,4,5-T, यहाँ पे T का मतलब हो जाएगा ट्राई। ओके, T का मतलब यहाँ पे है ट्राई से, तो यहाँ पे है 2,4,5 ट्राई, बाकी पूरा सेम है, क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ओके, ये क्लियर हो गया। अब बीच में जो सेकंड नंबर है दैट इज 2,4-DB। तो यहाँ पे देखो अभी तक हम एसिटिक एसिड पढ़े थे तो B फॉर यहाँ पे ही हो जाएगा बुटायरिक एसिड। 2,4-D मतलब 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी बुटायरिक एसिड। थर्ड वन डिस्कस हो गया। फोर्थ वाला है TCA। TCA का सिंपल है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। प्रोपानिल, प्रोपानिल जो होता है उसका जो फुल नेम है अगर हम बात करें प्रोपानिल का, वो होता है 3,4-डाई क्लोरो प्रोपियोनो एनिड। ओके, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रोपानिल। नेक्स्ट 6 नंबर पे आता है MCPA। MCPA का मतलब होता है 2-मिथाइल 4-क्लोरोफिनॉक्सी और A फॉर होता है एसिटिक एसिड। 7th है MCPB दैट इज 2-मिथाइल 4-क्लोरोफिनॉक्सी बुटायरिक एसिड। डेलापॉन, डेलापॉन का फुल नेम है 2,2-डाई क्लोरो प्रोपिनोइक एसिड एंड दिस इज अ सोडियम सॉल्ट। IPC जो होता है उसको प्रोफेम भी बोलते हैं और इसका जो फुल नेम है IPC का दैट इज आइसोप्रोपाइल एंड फिनाइल कार्बामेट। तो ये थे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स और उनके हर्बिसाइड्स के फुल नेम। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है NRC ऑफ वीड्स दैट इज नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड्स। तो वीड साइंस, ठीक है। तो जो NRC है वीड साइंस का, याद रखना हर एक चीज़ की NRC होती है। तो डिफरेंट क्रॉप्स होते हैं, सिट्रस, मैंगो, लीची, सबका NRC होता है। तो अभी हम
जो कि वीट प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ रहे, तो हमको वीट के बारे में ही पढ़ना है। तो NRC दैट इज़ नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीट साइंस, ये कहाँ पर है? ये है जबलपुर में है। ये इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1988 और इसके पहले डायरेक्टर वो रहे थे डॉक्टर विष्णु मोहन भान। दिस मच इज क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। अब जो आगे हमको डिस्कस करना है, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड एसिड इक्विवेलेंट। ओके, एसिड इंग्रेडिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं AI से, और एक्टिव इंग्रेडिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं AI, और एसिड इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करते हैं AE। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है। देखो, जब भी हम कोई हर्बिसाइड की फॉर्मुलेशन की बात करते हैं कि हर्बिसाइड में हम जब भी हम कॉमर्शियल प्रोडक्ट की बात करें, तो उसमें जो हमारा मेन कंपाउंड होता है, जो हर्बिसाइडल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारे मेन प्रोडक्ट में टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, वो होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट। केमिकल्स इन कमर्शियल प्रोडक्ट दैट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हर्बिसाइडल एक्टिविटी। ओके, यानी वो कंपाउंड या वो फॉर्मुलेशन जो हमारी हर्बिसाइडल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इंग्रेडिएंट। ओके, जनरली इट इज एक्सप्रेस बाय परसेंटेज, को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है हमारी फॉर्मुलेशन में, वो कैसे सेट करना है, तो यहाँ पे है द अमाउंट ऑफ कॉमर्शियल प्रोडक्ट टू बी रिक्वायर्ड, यानी जो हमको कॉमर्शियल प्रोडक्ट चाहिए वो डिपेंड करता है, उसका फॉर्मूला है रिकमेंडेड डोज, यानी हमको 1 हेक्टेयर में कितना अप्लाई करना है जो हमारा हर्बिसाइड है, अपॉन AI दैट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना रहेगा उसमें इनटू 100। तो इस फॉर्मूले से हम जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टर्म में, दैट इज एसिड इक्विवेलेंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट वो पार्ट होता है जो कि हर्बिसाइडल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और एसिड इक्विवेलेंट जो AE है वो क्या होता है? पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। सम हर्बिसाइड्स आर एक्टिव ऑर्गेनिक एसिड्स। कुछ हर्बिसाइड्स कैसे होते हैं? एक्टिव ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जैसे फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, पिक्लोराम एंड क्लोराम्बिन। तो ये अभी हमने पीछे डिस्कस करे थे। तो ये सारे ही जो हैं ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ठीक है। ये कैसे हर्बिसाइड्स हैं? एक्टिव ऑर्गेनिक हर्बिसाइड्स हैं। बट मैनी ऑफ दीज जनरली सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट्स एंड ईस्टर्स। लेकिन जब हम बारी आती है इनको हर्बिसाइड में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम इनके जो सॉल्ट या एस्टर्स फॉर्म होती है उनको हम सप्लाई करते हैं प्लांट्स में। किन फॉर्म्स को? सॉल्ट और एस्टर्स को, इंस्टेड ऑफ 2,4-D इन द एसिड। लेकिन जो 2,4-D होता है हर्बिसाइड, उसको हम सप्लाई करते हैं एसिड की फॉर्म में। रिमेंबर दिस, 2,4-D जो है एसिड फॉर्म में ही अप्लाई करते हैं, बाकी को हम सॉल्ट्स की फॉर्म में अप्लाई करते हैं या फिर उनके एस्टर्स की फॉर्म में अप्लाई करते हैं। ओके, सोडियम सॉल्ट और अमाइन सॉल्ट और ईस्टर फॉर्म इज़ यूज। तो कौन कौन सी फॉर्म्स अप्लाई करते हैं? सोडियम सॉल्ट, अमाइन सॉल्ट एंड ईस्टर फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। तो दे आर टर्म्ड एज एसिड इक्विवेलेंट्स। और एसिड इक्विवेलेंट की जो डेफिनेशन है वो भी यहाँ पे लिखी है। द थियोरेटिकल यील्ड ऑफ द पेरेंट एसिड फ्रॉम सच अ हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन इज कॉल्ड एसिड इक्विवेलेंट। ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, द एसिड इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ 2,4-D इज 92.5%। यानी जो 2,4-D है उसका जो एसिड इक्विवेलेंट होता है सोडियम सॉल्ट के केस में वो 92.5% है। इसका मतलब कि जो 2,4-D हर्बिसाइड है उसमें 92.5% सोडियम सॉल्ट ऑफ 2,4-D पाया जाता है। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्टिव इंग्रेडिएंट और एसिड इक्विवेलेंट क्या होता है। और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पे लिखा है ना कि एसिड इक्विवेलेंट लेस देन एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट है, अ प्रोडक्ट हैज़ 80% AE यानी एसिड इक्विवेलेंट टू अप्लाई 2 kg AE पर हेक्टेयर, व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट। ओके, तो सिंपल है यहाँ पे, टू प्रोवाइड 80 kg AE 100 kg फॉर्मुलेशन इज रिक्वायर्ड, यानी 80% यहाँ पे मेंशन है। तो 80% का मतलब है कि 80 kg में 80 kg जो है वो किसका है? 100 kg फॉर्मुलेशन है, ठीक है। 100 kg की फॉर्मुलेशन में 80 जो है हमारा वो प्रोडक्ट है। अब हमको निकालना है कि 2 kg AE पर हेक्टेयर के हिसाब से कितना होगा। तो पहले हम 1 के लिए कैलकुलेट करते थे। तो 1, अगर हमारा 1 kg रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से हमारा हो जाएगा 100/80। और निकालना कितने के लिए है? निकालना है 2 kg के हिसाब से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे
2 से, तो हमारा आंसर 2.5 kg पर हेक्टेयर आ जाएगा सॉल्व करके। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, वो उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज one has to supply 0.5 kg AI per hectare of 80% atrazine, then quantity of atrazine required to be। तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, सिंपल है। 80 kg atrazine अवेलेबल है 100 kg फॉर्मुलेशन में, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1 kg के लिए अगर हम निकालेंगे तो 100/80 हो जाएगा। और हमको निकालना है 0.5 kg AI पर हेक्टेयर में, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 0.5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.062 kg पर हेक्टेयर। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे हमको इम्पॉर्टेंट 2 वीड्स के बारे में अगेन रिपीट करना है हमको, जो हमने पहले पढ़ा था, दैट इज़ ओरोबांके एंड स्ट्रिगा। ये हमने पहले वीड्स का जब हम क्लासिफिकेशन पढ़े थे पार्ट 1 में पढ़ा था कि वीड्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ कि वो रूट्स में किस तरह से पेनिट्रेट कर रही हैं। तो ओरोबांके जो है वो है हमारा टोटल रूट पैरासाइट और स्ट्रिगा हमारा है सेमी रूट पैरासाइट। ओके, अब इनके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हैं। ओरोबांके जो कि ब्रूम स्टिक भी बोलते हैं, कॉमनली इसका नाम है ब्रूम स्टिक। ओके, ओरोबांके जिसको हम ब्रूम स्टिक बोलते हैं, ये टोटल रूट पैरासाइट है। ये मेनली जो अफेक्ट करता है सोलिनेशियस क्रॉप्स को करता है, जैसे टोबैको, चिली, ब्रिंजल, पोटैटो, इन जो सोलिनेशियस क्रॉप्स है ये स्पेशली उन्हीं में अटैक करता है। तो अब यहाँ पे इसको कंट्रोल कैसे करना है ये भी मेंशन है। इसके लिए हमको क्रॉप रोटेशन फॉलो करना पड़ेगा विद टोबैको crop once in 3 years and proceed by the chili crop as a tap crop। तो क्रॉप रोटेशन में हम यहाँ पे टोबैको को इंक्लूड करेंगे once in 3 years और यहाँ पे हम चिली को एज अ ट्रैप क्रॉप की तरह यूज़ करेंगे। इसके बाद क्या होगा, रिड्यूस द लॉस ड्यू टू पैरासाइट। तो ओरोबांके को कम करने के लिए एक ऑप्शन हमारे पास है क्रॉप रोटेशन का। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रिगा के बारे में। स्ट्रिगा को कॉमनली बोलते हैं विच वीड। ओके, विच वीड बोलते हैं और ये हमारा सेमी रूट पैरासाइट में आता है। और ये बेसिकली किन क्रॉप्स में अटैक करता है, सोरगम में, मेज में, शुगर केन में और सनफ्लावर में। अब इसका कंट्रोल यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट इसका कंट्रोल भी सेम क्रॉप रोटेशन होता है। अगर हम क्रॉप रोटेशन करते हैं सीरियल्स का अलॉन्ग विथ पल्सेस या लेग्यूम्स, तो सीरियल्स और लेग्यूम्स का जो क्रॉप रोटेशन है वो इसके लिए हेल्पफुल होता है स्ट्रिगा को कंट्रोल करने के लिए। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो है हर्बिसाइड्स का, कैसे हमको कौन से हर्बिसाइड वीट कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं डिफरेंट क्रॉप्स में। ये हमने जो क्रॉप की जो प्रैक्टिसेस थी, क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कुछ क्रॉप्स का, तो आप वहाँ से इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। जैसे DAS क्या होता है। DAS का मतलब होता है डेज आफ्टर सोइंग, DAT डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, PE प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स जो होते हैं, POE पोस्ट इमरजेंस, PPI यानी प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। ये जनरल कुछ बहुत शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं जो पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे इंपॉर्टेंट हर्बिसाइड्स हैं उनके कॉमन नेम अलॉन्ग विद देयर ट्रेड नेम। ये बहुत सारी लिस्ट है, यहाँ पे टोटल बुक में 83 मेंशन है, बट यहाँ पे हम जो इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो हम आते हैं नंबर 4, दैट इज़ एलाक्लोर। ओके, एलाक्लोर इंपॉर्टेंट है, मार्केट ये इंपॉर्टेंट है। एलाक्लोर को याद करना है। इसका जो ट्रेड नेम है दैट इज़ लासो क्रॉप स्टार जज, ये आपको पता होना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में बहुत बार से क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है लासो को लेके, कि लासो ट्रेड नेम है किस हर्बिसाइड का, दैट इज़ एलाक्लोर। तो एलाक्लोर के लिए लासो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत टाइम से क्वेश्चन में आ रहा है, तो लासो को याद करना है। इसके अलावा बाकी 2 भी आ सकते हैं, क्रॉप स्टार और जज, उसको याद रखना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ 7th नंबर एट्राजीन। एट्राजीन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसका जो ट्रेड नेम है दैट इज़ एट्रेक्स। एट्रेक्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट का नाम भी बहुत बार पूछा जाता है, एट्राजीन कॉन्क्वेस्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है नीचे है ब्यूटाक्लोर नंबर 13। ब्यूटाक्लोर इंपॉर्टेंट है, जिसको मचीटी नाम से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मचीटी नाम पूछा जाता है और लैम्बर्स्ट, ये नाम 2 नाम इसके बहुत ज़्यादा फेमस हैं ब्यूटाक्लोर के। इसके बाद आगे देखते हैं और कौन कौन से जो हैं इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। एक यहाँ पे ग्लाइफोसेट। ओके, जो ग्लाइफोसेट नंबर 41, ग्लाइफोसेट इंपॉर्टेंट है। ग्लाइफोसेट के जो सबसे फेमस नाम यहाँ पे पूछा जाता है दैट इज राउंड अप पूछा जाता है। इसके अलावा राउंड अप के अलावा भी बहुत सारे नेम है, वो आप रीड कर लीजिए। एंड उसके बाद आइसोप्रोटोरॉन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मार्केट आइसोप्रोटोरॉन को एरोलॉन बोलते हैं कॉमनली, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट
जो नेक्स्ट पेज में दिया है वहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे पैंडेमिथिलिन इंपॉर्टेंट है। पैंडेमिथिलिन का जो कॉमन नेम है वो उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है स्टॉम्प के बारे में, बट और भी नाम है वो भी आप देख लीजिए। और बाकी प्रोपनल है। तो ये कुछ हर्बिसाइड्स हैं जो कि हमारे इंपॉर्टेंट हैं, जिनका ट्रेड नेम पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो वीट प्रॉब्लम वाला चैप्टर था, दिस चैप्टर हैज़ बीन completed. Thank you and all the best. So hope so this video is very helpful to you, and if you really like the video then hit the like button and don't forget to subscribe this channel.